पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉ, चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लास व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो शब्द, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ, चैप्टर खत्म। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसमें से एनफोर्सेबल बाय लॉ हटा दें तो वो क्या रह जाएगा? एन एग्रीमेंट प्लस एन ऑफर एन एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, वो क्या रह जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी भी आ गई, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अब मैं आपके साथ अगर शब्द वर्ड क्या समझा दूं, एन एग्रीमेंट क्या होता है, तो मेरे ख्याल से उससे पीछे जितने पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। उसके अंदर केवल क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ, कहीं पे मना ना किया गया हो बस। अगर कोई एग्रीमेंट हो गया और उसको कहीं भी देश के अंदर उस काम को करने से पाबंदी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सिंपल। मैं आपके साथ बच्चों अब मैं रीड करने जा रहा हूं, एन एग्रीमेंट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E, अ प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यानी कि बच्चों केवल एक बंदे को कंसीडरेशन नहीं, दोनों को एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो सुकून भी हो सकता है। जैसे हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे जी मुझे क्या मिला। अरे भाई आपने मूवी देखी, वो एक सेटिस्फैक्शन, वो एक एंजॉयमेंट, दैट वाज योर कंसीडरेशन। और उनको क्या मिला? पैसा। यानी एग्रीमेंट क्या होता है? हर एक प्रोमिस या हर एक सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे को कंसिडरेशन दे, वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। और जैसे ही वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, अगर देश में पिक्चर दिखाना अपराध हो जाए तो अगर आप मूवी का टिकट लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाएगा। अगर वो पिक्चर दिखाने से मना कर देता है आप उसका कुछ ना कर पाओगे। लेकिन अगर पिक्चर दिखाना देश के अंदर इलीगल नहीं है तो वो क्या है? वैलिड है, फिर उसको मूवी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज ही हैव टू कंपनसेट। अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, करेंगे जिक्र आगे कि कंपनसेशन क्या होता है। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको एग्रीमेंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि आपको एग्रीमेंट क्या होता है। अब सर हाँ एग्रीमेंट तो समझ में आ गया, सेट ऑफ प्रॉमिस। सर प्रॉमिस क्या होता है ये तो बता दीजिए। बच्चों प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2B में। किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2B के अंदर। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है बच्चों, मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस। बच्चों प्रॉमिस सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया सेक्शन 2H, वो किस चीज का था? वो था आपका कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद में मैंने आपके साथ में क्या डिस्कस किया? E, वो क्या है? एग्रीमेंट। अब मैं आपके साथ में क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? B, सेक्शन 2B, वो किस चीज का है? प्रॉमिस। चलिए बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में प्रॉमिस। When the person to whom the proposal is made signify his assent hereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become promise. बच्चों मैं फिर से आपके साथ रीड करने जा रहा हूं। When the person to whom the proposal is made, when the person to whom कौन? आप। द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जब किसी पर्सन को यानी कि किसी को प्रपोजल दिया जाता है। मेरे और आपके केस में किसको प्रपोजल दिया गया? आपको। और आप क्या करते हैं? सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, और आप मेरे उस प्रपोजल पर अपनी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं।
तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले सर अब तो समझ में आ गया, अब बस अब छोड़ दो आप हमें। सबसे पहला क्या होता है? ऑफर। ऑफर के बाद में क्या होता है? उसे एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कैसे होना चाहिए? फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और जैसे ही प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन आ जाए वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे चल सकते हैं क्या? चलिए बच्चों, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? सिंपल सी बात बच्चों, जिसे हर एक लॉ परमिशन दे या जिसे कोई भी लॉ रोके ना या गलत ना बोले, दैट्स कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। शादी करना एनफोर्सेबल बाय लॉ है। माइनर के साथ शादी करना एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मर्डर करना एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन मूवी में मर्डर का पिक्चराइजेशन करना एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात, मेरा घर बना हुआ है, मेरे घर को अगर कोई नुकसान पहुंचाए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कंगना रनावत का बंगला महाराष्ट्र एमसीडी ने तोड़ दिया, कोर्ट बोलता है गलत तोड़ा, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। पर मेरे को अपना घर दोबारा से बनवाना है, इसके लिए मैंने अपना घर तुड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए और उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। कोई भी लॉ स्टेज को मना नहीं करता है और उसके एवज में मैं उसको पैसे भी दे रहा हूं। दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर मेरे घर को आके कोई एवं ही तोड़ने लगे, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि उससे कोई एक्स पर्सन कह रहा है जाओ और अनुपम का घर तोड़, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं अपना घर खुद कहता हूं पैसे देके, भाई से डैमेज कर दो, इसे तोड़ दो, मुझे दोबारा बनवाना है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक्स पर्सन कहता है वाई से जाओ और अनुपम का घर तोड़ दे, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो गलत हो जाएगा। बेशक उसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, फिर भी वो इनवैलिड है। मेरे केस में ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, पर दैट परफॉर्मेंस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड ड्यू टू विच दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों समझ में आ गई होगी आपको बात, एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation, which means a duly enforceable by law. I think बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी चीजें। मैं आगे चल सकता हूं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। द बेसिक रूल इज दैट द promise must perform exactly what he has promised to perform. Explain is stating the obligation of the party to the contract. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप इजीली दे सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब मैं आपके साथ में बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये मुझे बताने लायक है? क्या मुझे ये आपको बताना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये आप खुद मुझे बता देंगे कि सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है एनफोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। आई थिंक बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं मीनिंग। बच्चों मीनिंग क्या होती है? एग्रीमेंट की मीनिंग क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट।
एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि फर्स्ट स्टेज है एग्रीमेंट, और उसको अगर आप एनफोर्सेबिलिटी मिल जाती है लॉ की तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों अगर आपसे बात करूं तो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, इसमें लीगल इलीगल सब कुछ आ सकता है, सोशल नॉन सोशल सब कुछ आ सकता है, बिजनेस नॉन बिजनेस सब कुछ आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होगा विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। इसके अलावा लीगल ऑब्लिगेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं अगर नेचर की बात करूं तो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। यानी कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट हुआ ही होगा ये जरूरी है। यानी कि हर वो स्टूडेंट जो सीपीटी में है वो सीए बने जरूरी नहीं है, लेकिन जो सीए है उसने इंस्टीट्यूट के जो प्राइमरी स्टेज है वो सारी की सारी पूरी क्लियर करी होंगी, ये एज्यूम नहीं, ये होता ही होता है। सेम कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच गए यानी कि आपने एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी दोनों को फुलफिल किया होगा, लेकिन हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो ये जरूरी नहीं है, वो अपना दम एग्रीमेंट पर ही तोड़ सकता है। आई थिंक बच्चों समझ में आ गई होगी आपको ये बात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला होगा तो उल्टा आप मुझे बोल रहे होगे सर अब इसको क्या बताओगे आप, हम आपको बता देते हैं। और आपके माइंड में जो मैं बोलने जा रहा हूं एसेंशियल एलिमेंट्स वो सारे के सारे आई थिंक आप लोग को अपने आप पता होगा। फॉर एग्जाम्पल के सारे ही पॉइंट एक बार रीड कर लेते हैं। नंबर 1 एग्रीमेंट, अच्छा चलो छोड़ो एग्रीमेंट छोड़ो, सबसे पहले चलो आप ही बताओ स्टेप बाइज। सर हम बताते हैं, सबसे पहले 2 बंदे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टी, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूं। सेकंड स्टेप होता है सर प्रपोजल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वैसे तो ये बेकार का है बट फिर भी पॉइंट बनाने के लिए आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेप सर वो ना एक्सेप्टेंस उसको मिलनी चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। सर एक बात आप भूल गए क्या, सर जो दोनों की दोनों पार्टी है ना उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। और जैसे ही एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो गया यानी कंसेंट मिल गई, वो प्रॉमिस बन गया, सर उसके अंदर फिर कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कंसीडरेशन सही होना चाहिए। उसके बाद में सब कुछ कॉम्बिनेशन अगर ठीक हो जाता है तो वो पूरा का पूरा बंच एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि लॉ उस काम को करने की परमिशन देता हो ऐसा होना चाहिए। और अगर लॉ उस काम को करने की परमिशन देता है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कैसा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक बच्चों एसेंशियल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी अब आपको बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बच्चों सबसे पहले सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पॉइंट्स जो लिखे हुए मैं आपको बताता हूं। एग्रीमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड फ्री कंसेंट, वो भी समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। और लास्ट में ना एक लाइन उन्होंने लिख दी है बेफालतू की बात, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि लॉ में कहीं भी उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। बस चैप्टर खत्म। इसके अलावा सर हम लोग एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या बोल देते हैं, 2 पार्टीज, और उसने क्या बोल दिया, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा अलग पॉइंट है ये, इसमें मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा लीगल फॉर्मेलिटी सारी की सारी होनी चाहिए, ये भी हम पॉइंट बना करके लिखवा सकते हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो इम्पॉसिबल काम ना हो, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनती जा रही है बट अभी भी हम जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, यानी कि इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।
अब बच्चों मैं आपके साथ में एक बार रीड करने जा रहा हूं एक एक पॉइंट। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जो मैंने अभी आपके साथ में एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बताए वो मैं एक बार आपके साथ में रीड करने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है बच्चों, टू पार्टीज। टू पार्टीज का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए और उन दोनों की दोनों पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बच्चों आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, अगर दो पार्टी नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। एक इंसान अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। जैसे अनुपम, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तुरंत अनुपम बोलता है ठीक है सर, मैं इस काम को कर दूंगा, लाइए मुझे 50,000। मैंने 50,000 इस जेब से निकाले, ये लो, मेरा लेफ्ट हैंड बोला लाओ और मैंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख दिया। नो, ये नहीं हो सकता। यानी कि दो अलग अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, दो अलग अलग पार्टीज का होना जरूरी है, दो अलग अलग पार्टीज का वजूद होना जरूरी है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड, लीगल ऑब्लिगेशन। बच्चों अब ये क्या होता है लीगल ऑब्लिगेशन? अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों लीगल ऑब्लिगेशन। There must be an intention the part of the parties to create a legal relationship between them। बच्चों अगर पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पापा कहते हैं बेटा अगर तुमने सीपीटी में टॉप जो भी रैंक्स है, अगर तुम कोई भी रैंक ले आए तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। आपने दिन रात मेहनत की और आप रैंक होल्डर बन गए। वाह सर, बहुत अच्छी बात है, तो आपने मन की बात कर दी, रैंक होल्डर बनना। बच्चों आप रैंक होल्डर बन गए, आप पापा के पास गए, पापा हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, ये लो मैं रैंक होल्डर बन गया हूं। पापा बोले बहुत बढ़िया बेटा, ये ले मैं तेरे लिए मिठाई लेके आया हूं, खा मिठाई, मुंह मीठा कर। दोनों खुश हैं। तुरंत बोलता है पापा, आप खड़े हो गए, पापा आपको याद है 10 तारीख की रात 8 बजे आपने मुझसे बोला था कि बेटा अगर तू रैंक ले आया तो मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा। पापा देखो मेरी रैंक आ गई है, मेरी बाइक दिलाइए। पापा बोलते हैं गाल पे लग जाएगा एक, चल आईपीसीसी की तैयारी कर। तो क्या पापा से कहोगे ठीक है पापा, अब आईपीसीसी की तैयारी बाद में होगी, सबसे पहले हम लोग मिलेंगे कोर्ट में? नो, नहीं हो सकता। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो इस तरीके से तो आप ये समझ लीजिए कोर्ट में भीड़ लगी होगी। क्यों? क्योंकि वाइफ हस्बैंड में तो, हाँ मैं अपना ही, कभी आप ये ना सोचे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का भी एग्जांपल देख लीजिएगा। वाइफ हस्बैंड में तो झगड़े होते ही हैं, प्रॉमिस होते ही हैं, दिन में 4 प्रॉमिस होंगे। आज शाम को कितने बजे तक आओगे? 5 बजे तक आ जाऊंगा। 5 बजे से 6 बज गए, सीधा अब हम कोर्ट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 5 बजे मिलेंगे, बट ये कब मिले? 6 बजे। कोर्ट में केस कर दो। बच्चों यहां पर होता है लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन कहां पर होता है? जहां पर पार्टीज इस कैपेसिटी में हो कि वो एक दूसरे के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो होना जरूरी है। कहीं पर फिड्यूसरी रिलेशनशिप, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप होती है, वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो पाता। अगर वो वर्बली होता है तो लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। अगर आप एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप में, अगर एक पर्सनल रिलेशनशिप में, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, अगर वो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे, हो सकता है उनकी कोई अहमियत ना हो, तो उसको अहमियत देने के लिए उसे रिटन एंड रजिस्टर्ड कर लीजिए। यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके फादर आपसे कहते बेटा सीपीटी में अगर तुम्हारी रैंक आ गई तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, तुरंत स्टैम्प पेपर लाओ और उस पर साइन करा लो, दैट्स कॉल्ड लीगल ऑब्लिगेशन। अब वो मना नहीं कर सकते। अगर वो मना करे तो स्टैम्प पेपर निकालना, रिटन एंड साइन, और लेके भागे चले जाना सीधा कोर्ट में और केस कर देना, बाइक आपको मिलेगी। अदरवाइज अगर वर्बल कम्युनिकेशन हुई है तो आपकी ऐसी रिलेशनशिप है जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक बच्चों पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। बच्चों मैं इसे एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। आप ना
किराना स्टोर पे गए। किराना स्टोर तो आप जानते हैं ना, मर्चेंटर जो होते हैं, जो कि मतलब दुकानदार जो होते हैं, जो फुटकरी सामान देते हैं, अपना दाल चावल गेहूं चना चीनी चाय पत्ती बहुत सारी चीजें। अब वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं भाई साहब 1 किलो दे दो। वो पहले आपको इग्नोर कर देगा, फिर आप कहते हैं भाई साहब 1 किलो दे दो, वो फिर आपको देखेगा, फिर उसके बाद सोचेगा पता नहीं क्या कह रहा है, वो इग्नोर करेगा। फिर तीसरी चौथी बार अगर आप कहते हो भाई साहब देते क्यों नहीं 1 किलो, वो पता है अपने नौकर से कहेगा इसे बाहर जाकर के पकड़ ले और मैं अभी आ रहा हूं, और बहुत दुनाई करेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलो दे दे क्या, यानी कि जिस बात को लेकर के आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए। भाई 1 किलो क्या देना है, चीनी देनी है, चना देना है, दाल देना है। हाँ, अगर आप केवल और केवल एक चने की दुकान है, वहां पर केवल चना ही चना मिलता है, वहां पर जाकर आप कहेंगे 1 किलो दे दो, वो दे देगा कि भाई चने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर 50 वैरायटी की चीजें मिल रही है, वहां पर जाकर आप बार बार कहोगे 1 किलो दे दो 1 किलो दे दो, उठा करके गाल पे देगा एक। भाई क्या मीनिंग तो सर्टेन कर, मुझे समझ में तो आए। यानी कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी वेग, दैट शुड बी सर्टेन, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग होना जरूरी है। अगर सर्टेनिटी नहीं तो वैलिडिटी नहीं, यानी देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग। चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। सर समझ में आ गया, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि एग्रीमेंट इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकते। जो भी एग्रीमेंट हो वो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे एग्जीक्यूट किया जा सके, जिसकी टर्म एंड कंडीशन एग्जीक्यूटेबल हो, जो हो सके, जिनके अंदर काम होने की कैपेसिटी हो। एक ऐसा काम जो परफॉर्म ही नहीं हो सकता वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आ सकता। ठीक है सर, आगे चलते, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन। बच्चों ये अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन का मतलब क्या हो गया? सपोज करो कोई ऐसा एग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रोड्यूसर रिलेशनशिप, जहां पर भरोसे वाली रिलेशनशिप होती है वहां पर रिटन एंड रजिस्टर्ड करा लो चीजें। तो जहां पर कुछ फॉर्मेलिटी रिटन एंड रजिस्टर्ड फॉर्मेलिटी है, जब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए देयर शुड बी, इफ देयर आर फॉर्मेलिटी देन वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट फॉर्मेलिटी। हमें अगर कोई फॉर्मेलिटी दिख रही है तो हमें उसे एग्जीक्यूट करना जरूरी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। छोटी मोटी होती है कि भाई नोटराइज अगर नहीं हुआ तो वो काम नहीं हो पाएगा। नोटराइज मतलब अटेस्टेड बाय द एडवोकेट। तो अगर नोटराइज नहीं हुआ तो जी ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, तो बेकार है। फिर अगर कोर्ट मैरिज है तो भाई रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए, वरना नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए वर्बली। मैं तेरी ये प्रॉपर्टी 50 करोड़ में खरीदता हूं, ठीक है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी 50 करोड़ में दी, ला मेरे को 50 करोड़ का चेक, ले हो गई प्रॉपर्टी तेरी, जा ऐश कर। नो, वो प्रॉपर्टी कब उसकी होगी? जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी। इट मींस फॉर्मेलिटी पूरी होनी जरूरी है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके साथ में चलता हूं, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओहो सर, अभी तो आपने सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं, फिर वही चीज बताएंगे क्या? यस बच्चों, जब तक आप पक नहीं जाएंगे ना सुन सुन के, तब तक मैं बताता रहूंगा। आपको रटना है इन चीजों को, आपको समझना है इन चीजों को, एनालाइज करना है इन चीजों को, और एग्जाम में एक्सप्लेन करके पास होना है। चलिए सर, हमें भी पता है अब कि आप क्या बोले जा रहे हैं। सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ में रीडिंग करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। An agreement is the first essential element of a valid contract.
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B a proposal when accepted become a promise. यानी an agreement is the outcome of offer and acceptance. तो बच्चों सबसे पहले क्या पॉइंट है? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस को कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 2B। और सेक्शन 2B क्या कहता है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? आगे चल सकते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज फ्री कंसेंट। बच्चों फ्री कंसेंट क्या होता है? व्हेन 2 or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. This can also be understood as identity of mind in the term, मतलब कॉन्सियस एड इडम, यानी सेम थिंग सेम सेंस। बच्चों पता है कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो इन्होंने वर्ड बोला ना फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट एक इंसान कब दे पाता है? जब मैंने आपको कोई ऑफर दिया और वो ऑफर आप समझ गए, तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि आपका समझना जरूरी है। जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूं उसी कॉन्टेक्स्ट में आप सोच रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास में 2 गाड़ी है और दोनों में से एक गाड़ी, दोनों की दोनों मार्केट में जो आज करंट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। एक गाड़ी मेरी 5 साल पुरानी है और एक गाड़ी मेरी 2 साल पुरानी। दोनों की दोनों गाड़ी का कलर ब्लैक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं अपनी गाड़ी आपको सेल करना चाहता हूं। आप कहते ठीक है, मैं आपसे गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कि मैं आपको गाड़ी दे दूंगा अगर आप मुझे 6 लाख रुपए दोगे। आपके दिमाग में आता है कि सर 5 साल पुरानी गाड़ी के 6 लाख रुपए तो नहीं मांगेंगे, यानी कि सर 2 साल पुरानी गाड़ी के 6 लाख रुपए मांग के मुझे बेच रहे। मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि मैं नई गाड़ी तो बेचूंगा ही नहीं, मैं तो पुरानी गाड़ी की बात कर रहा हूं। आपको लगा 6 लाख रुपए इज अ रीजनेबल अमाउंट। आपने कहा ओके, मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा चलो अच्छा है कि मेरी पुरानी गाड़ी सेल हो गई। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपने नई गाड़ी ले ली। दोनों सेम टाइम पर सेम थिंग पर नहीं सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूं ओल्ड कार और आप सोच रहे हैं मेरी न्यू कार। यहां पर दोनों के अंदर माइंड में अलग अलग चीजें चल रही हैं। मींस कॉन्सेंट्रेटम, यानी कि सेम थिंग पर हम नहीं सोच रहे हैं, तो वहां पर फ्री कंसेंट नहीं मिल पाएगी। अब अगर आपने 6 लाख रुपए मुझे दिए और मैं पुरानी गाड़ी की आपको चाबी देता हूं, तो आप उस केस में उसका विरोध कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, फ्री कंसेंट एंड जेन्युइन कंसेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट बच्चों वहां पर होती है जहां पर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मारपीट के, सेम सेंस सेम थिंग पर दोनों लोग एग्री करें। दैट्स कॉल्ड फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। सपोज कीजिए अगर मैंने आपके साथ में फ्रॉड किया, वो फ्री कंसेंट नहीं है। मैंने आपके साथ में कोर्जन यानी कि मारपीट की, वो फ्री कंसेंट नहीं है। मैंने आपके साथ में मिस्टेक की, वो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं है। मैंने आपके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, वो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं है। सर ये आपने जो 4 नाम लिए हैं, नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 2 मिस्टेक, नंबर 3 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 4 कोवर्जन, नंबर 5 अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या है? मैं बच्चों डिस्कस करूंगा आपके साथ में ये सारी चीजें। लेकिन फ्री कंसेंट वहां नहीं होती जहां कोवर्जन होती है। कोवर्जन का लेमन लैंग्वेज में मारपीट। अनड्यू इन्फ्लुएंस जहां पर हम लोग रिश्तों का गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि जहां पर एक इंसान दूसरे से उस चीज की मना नहीं करता और उसका वो फायदा उठाता है। जैसे गुरु चेला, अगर आप मेरी रेस्पेक्ट करते तो हो सकता है कई बार आप ना चाहते हुए भी अपना नुकसान उठा लेते हैं।
मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने अपने इन्फ्लुएंस में आपको लिया क्योंकि मैं आपका गुरु हूं और मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपसे फायदा उठाया और आपसे फायदा उठा करके मैंने पैसा कमा लिया, तो वो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है ये तो सर मेरे साथ में जाति कर रहे, गलत कर रहे, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं फ्री एंड जेन्युइन क्लोज को देखते हुए। इसके अलावा फ्रॉड का मतलब तो आपको पता ही है, मैं साबुन की टिक्की फोन के अंदर रख के आपको बेच रहा हूं, फ्रॉड, गलत है वो बिल्कुल सही कंसेंट नहीं है। या ओयो रूम पर आप दिखा कुछ और रहे हैं, वहां पर दे कुछ और रहे हैं, वो गलत है। तो जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जहां पर कोर्सन मारपीट है, जहां पर फ्रॉड गलती है, जहां पर मिस्टेक गलती है, वहां पर फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होती है। आई थिंक बच्चों समझ में आपको आ गया होगा फ्री कंसेंट क्या होती है। इसे डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। बच्चों सिंपल सी बात, कैपेसिटी ऑफ पार्टी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब पार्टी के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर एक माइनर छोटा सा बच्चा है, आप उसको ऑफर देंगे, वो तो रोने लगेगा, डर जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है यार ये बंदा। यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और बच्चे की डेफिनेशन हमारे भारत में 18 साल दी गई, यानी कि अगर आप 18 साल तक के तो आप छोटे बच्चे हैं, यानी कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिनकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, बट फिलहाल माइनर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। अनसाउंड माइंड के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। बच्चों इस तरह से ना कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैं ये सारे के सारे आपके साथ बताता हूं कि वो कौन कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। या मैं एक काम करता हूं, एक्ट के अंदर ना पता है बताया गया है कि किस किस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, तो वो देख लेते हैं कि किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। बाकी लोग कौन होंगे? जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। Every person is competent to contract who? नंबर 1 ए पॉइंट, किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है? जो कि मेजर है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, वो मैंने आपको बताया ये 18 साल। बी पॉइंट क्या होता है? ही शुड बी साउंड माइंड, यानी कि उसके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाई। ओहो, सी पॉइंट बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दे गया। एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। बात समझ में आगे बच्चों? सिंपल सी बात, आप मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और किसी और एक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए सर, बात समझ में नहीं आई। एक इंसान जो कि जेल की सलाखों के पीछे है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दिस इज डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। एक इंसान जिसका दिवालिया निकल गया, कहते हैं ना इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, वो कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, बट फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। यह कोई ऐसा इंसान होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो सारी की सारी चीजें, यानी कि क्रक्स क्या कहता है, किसी और लॉ में या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में नहीं होता है। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। आई थिंक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसके अंदर होती है, यानी कि जो मेजर होता है, और मेजर कौन होता है? जो माइनर नहीं होता है। और माइनर कौन होता है? हु द पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर माइनर, और उसके अंदर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं होती। या साउंड पर्सन होना चाहिए, अगर अनसाउंड है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। आई थिंक बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती? जो माइनर है, यानी कि किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है? जो माइनर नहीं है, जो अनसाउंड नहीं है, या जिसे किसी और लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। बच्चों इसके अंदर 3 क्वालिफिकेशन दी है। एक
माइनर, दूसरा साउंड, तीसरा डिस्क्वालीफाई। अगर मैं आपके साथ में बात करूं माइनर की बात, तो रेफर टू द एज फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, द पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बिफोर 18 ईयर ऑफ एज, यानी पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ द एज आर कंसीडर माइनर, और उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। और क्वालिफिकेशन ऑफ बी, जिसे हम क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड, यानी कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड। और अनसाउंड माइंड कौन कौन होता है बच्चों पता है? पागल भी 3 तरह के होता है। यानी अनसाउंड पर्सन कौन कौन होता है? एक ल्यूनेटिक, दूसरा इडियट, और तीसरा ड्रंकर। इडियट तो आपने सुना ही होगा कि अरे यार इडियट कहीं का, ठीक है। ड्रंकर यानी कि सर शराबी को भी हम अनसाउंड की ही तरह मानते हैं? बिल्कुल, आप अनसाउंड की तरह ही मानते हैं उसको भी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड क्या है, किसी और एक्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया हो, वो कौन हो सकता है भाई? शत्रु देश, यानी कि और कौन कौन हो सकते हैं जिन्हें मना किया गया? उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एलाइन एनिमी, शत्रु देश का जो नागरिक होता है। आज के डेट में भारत और चीन के साथ में कुछ पंगे चल रहे हैं, तो अब चीन के नागरिक के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो गलत होगा। फॉरेन सेवर्जिन, यानी कि जो फॉरेन दूतावास के लोग होते हैं उनके साथ आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर उनके ऊपर केस भी करना तो आप डायरेक्ट कभी भी उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, चर्चा करेंगे आगे चल के। या कॉन्विक्ट, यानी कि जो जेल की सलाखों के पीछे है, वो भी डिस्क्वालीफाई होता है। यानी कि अगर किसी और लॉ के अंदर अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बच्चों सिंपल सी बात, यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर आपको समझ में आया कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 3 कैटेगरी हो गई। नंबर 1 मेजर, नंबर 2 साउंड माइंड, नंबर 3 नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मेजर कौन होता है? जो माइनर नहीं होता। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से नीचे का हो। अनसाउंड कौन होता है? जो साउंड नहीं होता। और साउंड कौन नहीं होता? जो अनसाउंड होता है। अनसाउंड कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के हो सकते हैं, एक ल्यूनेटिक, एक इडियट और तीसरा ड्रंकर। बाद में चर्चा करेंगे। थर्ड क्या होता है बच्चों? थर्ड हो जाएगा आपका डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। उसके अंदर कौन कौन हो जाएंगे? आप कह सकते हैं एलाइन एनिमी, शत्रु देश का नागरिक जो होता है। नंबर 2 कन्विक्ट, जो जेल की सलाखों के पीछे है। एंड नंबर 3 इंसॉल्वेंट भी कभी कभी आ जाता है। और फॉरेन सेवर्जिन, जो विदेशी दूतावास वगैरह होता है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज बच्चों कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्वाइट प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। बच्चों कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइट प्रो क्यो। क्वाइट प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। और अगर एग्रीमेंट में से कंसिडरेशन हटा दे तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा। और जब तक एग्रीमेंट नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यानी कि कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन हटा दो एग्रीमेंट गायब, एग्रीमेंट गायब तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है या लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। और अगर वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन पाएगा। और क्वाइट प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। कुछ ना कुछ, वो क्या हो सकता है? वो फायदा भी हो सकता है, वो नुकसान भी हो सकता है, वो एंजॉयमेंट भी हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, वो काइंड भी हो सकता है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यानी समथिंग इन रिटर्न, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल। बच्चों वो यही कंसिडरेशन का ही पार्ट हो गया। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, यानी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन तो है पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। किसी के घर को तोड़वा देना, किसी को पिटवा देना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी को परेशान कर देना, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। यानी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, यानी कि किसी भी एक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में अगर वो वॉइड डिक्लेयर है, जैसे इलीगल,
इलीगल एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होते, यानी कि वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। अगर किसी चीज को एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड किया गया है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आई थिंक बच्चों, जैसे मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें या माइनर के साथ में शादी वगैरह, ये सब क्या होता है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड में आते हैं, इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कभी भी नहीं आएंगे।